रोड किनारे एक चाय की दुकान होती है जिसको एक मस्त मौला आदमी चलाया करता है। उसको ज्यादा टेंशन लेने की आदत नहीं है। जिस तरह से नियति उसको ले जाती है उसी तरह से वह चलता रहता है और किसी भी प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं करता है। जैसा उसको ठीक लगा करता वो वैसा किया करता, ना किसी का बुरा किया करता और ना ही किसी का दिल दुखाया करता। इसी तरह से वह अपनी चाय की दुकान को चलाया करता है। एक दिन जब वह चाय की दुकान पर चाय बना रहा था तभी अचानक से वहां पर एक महिला आती है, जिस महिला को देखने के बाद जो उसका चेहरा हमेशा खुश रहा करता था वह एकदम से शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से वह खिलखिला उठता है और अपने काम में इसी तरह से लग जाता है। उसके बाद वह महिला उससे बात करने लगती है और बातों के दौरान वह उसे चाय के लिए पूछने लगता है, तो वह महिला चाय पीने के लिए बोल देती है और वह अपनी धुन में मगन होकर उसके लिए चाय बनाता है और चाय का कप लेकर उसे देने लगता है। जैसे ही वो चाय का कप लेकर उसके सामने जाता है तो एकदम से उस महिला की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह उसके पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन थी वह महिला और किस वजह से इस व्यक्ति से माफी मांग रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है हरवंश। हरवंश जो कि अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उसके पिता सरकारी टीचर थे और फिलहाल वो रिटायर हो चुके हैं और घर पर ही रहा करते हैं। हरवंश उनको शादी के काफी दिनों बाद हुआ था, तो इसी वजह से वह अपने बच्चे को लाड़ चाव से पाल पोस कर बड़ा करते हैं और जैसे ही बच्चा शादी के योग्य हो जाता है तो उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। हरवंश के पास अपना घर है और साथ में छोटी सी पुश्तैनी जमीन भी है जिस पर वो खेती बाड़ी किया करता है और अपना समय व्यतीत किया करता है। जैसा हरवंश के माता पिता कह दिया करते वह वैसा किया तो करता, लेकिन उसकी जिंदगी काफी ज्यादा मस्तमौलाओं की तरह थी। वह किसी भी बात के लिए ज्यादा सोच विचार नहीं किया करता था, बस किसी भी काम को करने से पहले दो कंडीशंस देखा करता था। एक तो इस काम से किसी को दुख ना हो और दूसरी बात ये काम करने से मुझे किसी भी तरह का कोई पाप ना लगे। ऐसी दो कंडीशनों को पूरा करके वो उस काम को कर दिया करता था और आगे पीछे की ज्यादा टेंशन नहीं लिया करता था। माता पिता उसके स्वभाव से भली भांति वाकिफ थे, क्योंकि अक्सर जब उसका पिता कुछ काम के लिए पैसे लाकर घर रखा करता तो हरवंश को अगर कोई बाहर परेशान व्यक्ति दिख जाया करता तो वह अपने पिता के उन पैसों को ले जाकर उस दुखी व्यक्ति को दे दिया करता और कहा करता कि अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करो, जीवन एक बार मिलता है। ये बातें माता पिता को भी पता थी और वो अपने इकलौते बेटे से कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि एक अच्छी बात थी। धीरे धीरे जब बच्चा शादी के योग्य हो जाता है तो माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते पास ही के गांव से एक संतोष नाम की लड़की मिल जाती है जो कि पढ़ी लिखी थी और वह आगे भी अपनी पढ़ाई लिखाई को करना चाहती थी। दोनों परिवारों को रिश्ता काफी अच्छा लगता है, क्योंकि हरवंश के पिता ने अच्छे खासे घर बना रखा था और साथ में पुश्तैनी जमीन भी थी और लड़का भी हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त था और देखने में खूबसूरत भी था। इसी वजह से दोनों परिवार वाले मिलकर दोनों की शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद जो संतोष होती है वह हरवंश के घर में दुल्हन बनकर आ जाती है। वहां पर आने के बाद सब कुछ अच्छी तरह से चलता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती और स्टार्टिंग में हरवंश का जो स्वभाव होता है वो संतोष को बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हरवंश को किसी भी बात से कोई समस्या नहीं होती। कभी कभार जब वह अपनी पत्नी के मायके में जाया करता और वहां पर उसके सास ससुर उससे कुछ ऐसी वैसी बात कह दिया करते कि तुम्हारी माँ ये कहा करती है, तुम्हारी माँ वो कहा करती है, तो वो उन बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और कहता है कि आप इस बात की चिंता मत लो, किसी ना किसी दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह बातें कहीं ना कहीं संतोष को अच्छी लगती हैं और इसी तरह से समय बीतने लगता है। लेकिन वहां पर आने के बाद जो संतोष है वह अपने पति से आगे की पढ़ाई लिखाई करने के लिए कहने लगती है और जो हरवंश था वह अपने स्वभाव के अनुसार उससे हामी भर लेता है। कहता है कि अगर तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, तुम कितनी चाहे उतनी पढ़ सकती हो, कोई भी समस्या नहीं है। इसके बाद वह अपनी पत्नी की पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने लगता है। दरअसल उसकी पत्नी की जब शादी हुई थी तो वह ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थी और वह अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद कुछ सरकारी नौकरी में लगना चाहती है। इसी वजह से वह अपने पति से कहती है और उसका पति हंसते हंसते उसको दोबारा पढ़ाई लिखाई के लिए भेजने लगता है। हालांकि शादी के टाइम पर उनकी कैसी भी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन जब उसकी पत्नी ने कहा तो वह खुश होकर अपनी पत्नी को पढ़ाई लिखाई के लिए भेज देता है। संतोष भी काफी अच्छी थी, वह स्वभाव में भी बड़ी अच्छी थी और अपने सास ससुर का अच्छे से ख्याल रखा करती। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ जो संतोष होती है वह अपनी
पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट करके एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती है। और जब उस टेस्ट का रिजल्ट आता है तो संतोष की खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी और इस बात से वह बड़ी खुश होती है। वह सबसे पहले अपने पति हरबंस को इस बारे में बताती है कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है और अब हमारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। दरअसल संतोष की नौकरी एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर लग गई थी और इसी वजह से वह बड़ी खुश होती है। हरबंस के माता पिता भी इस बात को सुनकर खुश होते हैं और हरबंस भी इस बात को सुनकर खुश था। हरबंस तो वैसे भी खुश रहा करता था, लेकिन जब पत्नी की ये खबर सुनी है तो और भी थोड़ा सा खुश हो गया है। इसके बाद सब कुछ अच्छी तरह से चलने लगता है, लेकिन हरबंस का स्वभाव वैसा ही रहता है, उसमें बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं आती। यहाँ पर जो संतोष होती है, जैसे वो नौकरी लगती है तो उसके बाद उसके अंदर घमंड प्रवेश कर जाता है और वह सोचने लगती है कि अब तो मैं नौकरी लग गई हूँ और अब मैं अच्छा खासा पैसा कमाया करती हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बातें कभी कभी हरबंस के माता पिता को महसूस हो जाया करती, लेकिन जब वह हरबंस से कहा करते कि तुम्हारी पत्नी में घमंड आ गया है तो वह उसे हंसकर टाल दिया करता और कहता है कि नहीं माँ बाबू जी, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल वह काम पर जाया करती है ना, तो इसी वजह से उसको थोड़ी बहुत टेंशन हो जाया करती होगी। ऐसा कहकर वह बात को तो टाल देता है, लेकिन सच में ही संतोष के अंदर घमंड आ चुका था और इसके बाद वह अपने पति की हरकतों पर कंट्रोल करने लगती है। कहती है कि तुम इस तरह से पैसे दूसरों पर लुटाते रहोगे तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, कल कला को हमें कोई मुसीबत ने घेर लिया तो हमारे पास पैसे कहां से आएंगे। अब ये बातें सही थी और हरबंस को भी ये बातें सही लगती हैं, तो वह अपनी पत्नी से हामी भर लेता है। लेकिन जब भी वह कभी बाहर जाया करता और उसे कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दिया करता, कोई ठंड से ठुठर रहा है या किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं है, तो वह अपने घर से पैसे लाकर उनको दे दिया करता। खुद ज्यादा कमाता धमाता नहीं था, बस उस पुश्तैनी जमीन पर खेती कर लिया करता और बाकी समय इधर उधर घूमकर अपना व्यतीत कर लिया करता। इसके बाद जो संतोष होती है वह सोचती है कि चलो ठीक है, अब इसने हामी भर ली है तो ये सुधर जाएगा। और एक दिन जो संतोष होती है वो अपने किसी काम के लिए 10,000 रुपए बैंक से निकाल कर लाती है और दूसरे दिन दोपहर को उसे उन पैसों को किसी को देना था। अब वह पैसे जब संतोष अलमारी में रख रही थी उसी समय हरबंस की नजर भी उन पैसों पर पड़ जाती है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जो संतोष होती है वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और दोपहर के समय घर पर कोई आने वाला था और उसे उन पैसों को देना था। इसी वजह से वह घर पर उन पैसों को ऐसे ही छोड़ गई थी और अपनी नौकरी को करने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी जैसे सुबह सुबह हरबंस इधर उधर घूमने के लिए निकलता है तो उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे और उसका पैसा चोरी हो गया था। इसके बाद वह इधर उधर लोगों से मदद मांग रहा था और मदद मांगते मांगते वह उसके पास भी पहुंच जाता है। वह अपने आप को बहुत दूर से बता रहा था और यहाँ से उसकी गाड़ी भी किसी ने छीन ली थी और गाड़ी के साथ साथ उसके पैसे फोन वगैरह सब कुछ छीन लिया था। जब वह हरबंस के पास आता है तो हरबंस उसे बात करता है और वह बताता है कि मैं यहाँ से काफी दूर का रहने वाला हूँ और मुझे कुछ पैसे चाहिए, अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो मुझे पैसे दे दीजिए। अब जब हरबंस उसकी हालत को देखता है कि वह यहाँ पर आकर फंस चुका है, इसी वजह से जो हरबंस होता है वह उससे कहता है कि ठीक है, मैं अभी आपके लिए पैसे ला रहा हूँ, आप यहीं पर ठहरना। ऐसा कहकर वह अपने घर जाता है और उन पैसों में से जो पैसे उसकी पत्नी ने किसी काम के लिए रख रखे थे उनमें से लगभग 4,000 रुपए निकाल कर उस व्यक्ति को लाकर दे देता है। 4,000 रुपए इतने थे कि जिन पैसों से वह व्यक्ति वापस अपने घर तक जा सकता था। और इसके बाद वह हरबंस से कहता है कि देखिए, आप मुझे अपना एड्रेस लिखवा दीजिए और मैं वापस आकर किसी दिन आपके पैसों को जरूर लौटाऊंगा। लेकिन हरबंस उससे मना कर देता है, कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपको कभी भी मेरे पैसे लौटाने का मन करे तो इन पैसों को किसी ऐसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देना, तो मैं समझ लूंगा कि मेरे पैसे लौट गए। ये बात उस व्यक्ति के दिल में भी घर कर जाती है हरबंस की कि हरबंस कितना अच्छा व्यक्ति है कि 4,000 रुपए वो भी आज के समय में ऐसे किसी और को देने के लिए कह रहा है। इसके बाद वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और हरबंस वापस अपने घर आ जाता है। तभी अचानक से एक व्यक्ति हरबंस के घर पर दस्तक देता है और उसकी पत्नी का फोन भी हरबंस के पास आया था। वह हरबंस से कहती है, देखो मैंने अलमीरा के अंदर 10,000 रुपए रखे हैं, उन पैसों को एक व्यक्ति आएगा उसे दे देना। अब यह बात सुनकर हरबंस एकदम से थोड़ा सा परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को बता देता है कि उन पैसों में से 4,000 रुपए मैंने एक जरूरतमंद व्यक्ति को दे दिए हैं। वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। यह बात सुनकर जो संतोष होती है वह पूरी तरह से आग बबूला हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर मेरे पति का ऐसे ही चलता रहा तो मेरी जिंदगी इसके साथ व्यतीत नहीं हो सकती।
पहले ही वह काफी ज्यादा इसकी हरकतों से परेशान थी, लेकिन आज की हरकत से वह बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और अपने पति से फोन पर ही अलग तरह की बातें कहने लगती है। उसे खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम अगर इसी तरह से चलते रहे तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। हरबंश जब ये देखता है कि उसकी पत्नी नाराज है तो उसके बाद वह चुपचाप रह जाता है और अपनी पत्नी को एक वर्ड भी उल्टा नहीं बोलता है। थोड़ी देर फोन पर उससे कुछ कहने के बाद जो उसकी पत्नी होती है वहां पर उस व्यक्ति से मना कर देती है और वह व्यक्ति वहां से वापस लौट जाता है। संतोष जब शाम के समय घर आती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और जैसे वो घर के अंदर घुसती है तो जोर जोर से चिल्लाकर अपने पति से तरह तरह की बातें कहने लगती है और कहती है कि तुम्हें तो जीवन की पड़ी ही नहीं है ना, आगे क्या होगा, क्या होना है और किस तरह से हमारा समय व्यतीत होगा, तुम्हें इससे कोई भी परवाह नहीं है। यह बात सुनकर हरबंश पहले तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी और इसके बाद वो कह देती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकती। हरबंश जब ये सुनता है कि ये मेरे साथ रहकर परेशान है और उसके चेहरे से भी ये सब दिखाई दे रहा था, तो वह प्यार से अपनी पत्नी से कह देता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता तो तुम जहां मन करे तुम्हारा वहां जा सकती हो, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। जब पत्नी ये बात सुनती है कि उसका पति प्यार से उसे अलग कर रहा है तो वह भी अपने पति की बात मानती है और वहां से रूठकर अपने मायके चली जाती है। मायके में जाकर अपने मायके वालों के पास रहने लगती है और उन्हीं को अपनी सैलरी देने लगती है। पति को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन जो माता पिता होते हैं उसे अपने बेटे की गृहस्थी उजरती हुई दिखाई दे रही थी और इसके बाद वह उसकी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बेटी ऐसा मत करो, ये हमारा बेटा काफी भोला है और ये इसी तरह से जिया है बचपन से, तो कुछ दिनों में ये सुधर जाएगा और तुम इसे चांस देकर देखो। लेकिन जो संतोष होती है वह अपने सास ससुर से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने एक बार उसे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब मैं कभी भी उसके साथ नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर उसने तलाक देने के लिए बोल दिया था और इसके बाद जो संतोष होती है अपनी तरफ से तलाक का केस कोर्ट में डाल देती है। इधर जो हरबंश होता है उसे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है और वह हंसते हंसते अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और उसकी पत्नी अपने मायके में रहने लगती है। पति अपने माता पिता के साथ खुश रहता है, लेकिन माता पिता को इस बात का बहुत ही गम था कि उनके बेटे की बसी बसाई गृहस्थी उजड़ गई है, वो भी उसके अच्छे स्वभाव की वजह से और लोगों के साथ अच्छी तरह से बात करने की वजह से। माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कह देता है कि माँ बाबूजी, इसमें आपका और मेरा कोई भी दोष नहीं है, यह सब कुछ ऊपर वाले ने पहले से फिक्स कर रखा था और जो होना था वो होकर रहता है, उसके लिए चाहे हम लोग कितनी भी चतुराई कर ले वो चीज पॉसिबल ही हो जाती है। यह बात सुनकर माता पिता अपने बेटे की बात की सहमति जताते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा, शायद तू सही कह रहा है, ये तुम्हारे भाग्य में ही लिखा था। इसके बाद हरबंश इसी तरह से अपने जीवन को जीने लगता है। इधर जो उसकी पत्नी संतोष होती है वह वहीं से अपनी बैंक की नौकरी को कंटिन्यू करती है। वहां पर उसके मायके में उसके भैया भाभी, उसके माता पिता उसकी खूब सारी बड़ाई किया करते हैं और उसके पति की बुराई किया करते हैं, लेकिन अब भी जो संतोष होती है वह उसकी बुराइयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और जब भी उसके माता पिता उसके पति की बुराई किया करते हैं तो वह उठकर वहां से चली जाया करती है। लेकिन तभी अचानक से किसी कारणवश जो संतोष होती है उसकी नौकरी छूट जाती है और उसे कुछ दिनों के लिए नौकरी से हटा दिया गया था। दरअसल बैंक के अंदर कोई गड़बड़ी हो गई थी और इस गड़बड़ी के चलते लगभग 2 महीने के लिए उसे बैंक की नौकरी से छोड़ दिया गया था। इसके बाद जो संतोष होती है वह वहां पर अपने मायके में रहने लगती है और उनके साथ समय व्यतीत करने लगती है। जैसे उसकी सैलरी आना बंद हो गई थी तो उसके बाद से जो उसके माता पिता होते हैं उनके ऊपर बेटी बोझ होने लगती है और मायके वालों के असली चेहरे उसे दिखाई देने लगते हैं। उसने जब उसके माता पिता ने पूछा था कि क्या हुआ, तू नौकरी क्यों नहीं जा रही है, तो उसने केवल यही कहा था अपने माता पिता से कि मेरी नौकरी हट गई है, बैंक में गड़बड़ी होगी उसी के चलते। उसने ये नहीं बताया था कि बाद में मुझे दोबारा से रख लेंगे जब ये केस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद एक दिन जो उसका बड़ा भाई होता है वह उससे शादी के लिए कहने लगता है और कहता है कि बहन, तू कब तक हम पर बोझ बनी रहेगी, यहाँ पर तेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, तू ऐसा कर दूसरी शादी कर ले और शादी करके अपना घर बसा। यह बात सुनकर संतोष के एकदम से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब से पहले कभी भी वो उससे शादी के लिए नहीं कह रहे थे और जैसे उसकी नौकरी हटी है तो उसके बाद उसके माता पिता और साथ में उसका भाई भी उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगता है। इसके बाद वह सोचती है कि क्यों ना मैं अपने पति से मिलने के लिए जाऊं और देखूं उसके क्या हाल चाल हैं, क्या अब भी वो ऐसे ही रहा करता है। इस बात को लगभग 4 साल बीत गए थे और 4 साल बाद जो संतोष होती है वह दोबारा से अपने पति से मिलने के लिए उसके गाँव में जाने लगती है। जैसे गाँव का चौराहा आता है तो अचानक
अचानक से उसे दिखाई देता है एक चाय की दुकान पर उसका पति अपनी मस्ती में चूर होकर गाना गाते हुए चाय बना रहा है और सभी लोगों के साथ हंस खिलखिला रहा है। जैसे वो अपने पति के इस व्यवहार को दोबारा से देखती है तो एकदम से उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है और उसके बाद वह वहां से अपने पति की चाय की दुकान पर जाती है। जैसे उसका पति हरबंश अपनी पत्नी को देखता है, वो भी पूरे 4 साल बाद, तो एकदम से वो पहले तो चुप हो जाता है, लेकिन फिर एकदम से उससे पूछने लगता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो और क्या काम है तुम्हें। वह हंसते हुए उससे बात करता है और उसके बाद जो उसकी पत्नी संतोष होती है वह उससे उसके बारे में पूछने लगती है। कहती है कि तुम यहाँ पर चाय क्यों बना रहे हो, क्या परेशानी हो गई तुम्हें जो तुम्हें यहाँ पर चाय बनानी पड़ रही है, माँ बाबूजी कैसे हैं और घर परिवार कैसा चल रहा है। हरबंश जो होता है वह हंसते हंसते सारी बातें बता देता है। कहता है कि माता पिता की तो बीमारी के चलते मौत हो गई है, अब घर के अंदर मैं अकेला ही रहा करता हूँ और मैं भी खेती बाड़ी भी किया करता हूँ, लेकिन दिन के समय में मुझे घर में अच्छा नहीं लगता, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर चाय की दुकान खोल ली है। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी आया करते हैं तो कुछ मुसाफिर भी आ जाया करते हैं जिनसे बातें हो जाया करती हैं और समय अच्छी तरह से कट रहा है। इसके बाद जो हरबंश होता है वह अपनी पत्नी से पूछने लगता है क्या तुम्हारे लिए चाय बनाऊं, तो उसके बाद जो संतोष होती है वह हाँ में सर हिला देती है और वहीं पर बैठ जाती है। इतनी देर में जो दुकान थी वो पूरी तरह से खाली हो गई थी, क्योंकि गांव के कुछ लोग वहां पर बैठे थे और उन्हें पता था कि उसकी वो पत्नी है जो उसे तलाक देकर चली गई थी, आज ये वापस आई है तो शायद इससे कुछ प्राइवेट में बात करना चाहती होगी। इसी वजह से वो चाय की दुकान पूरी तरह से खाली हो जाती है और इसके बाद जो हरबंश होता है उसके लिए चाय बनाने लगता है अपनी मस्ती में चूर होकर। पत्नी उसे बैठकर देखती रहती है और देखते देखते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं कि उसने अपने ऐसे पति को क्यों तलाक दे दिया और क्यों वो उससे अलग हो गई। इसके बाद जो उसका पति होता है वह मुस्कुराते हुए चाय के कप में चाय घालकर उसकी तरफ लेकर आता है और जैसे ही वो उसके सामने चाय के कप को लेकर खड़ा होता है तो एकदम से जो संतोष होती है वो रोते हुए उसके पैरों को पकड़ लेती है और रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि हरबंश मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें तलाक दिया, दरअसल मैं पैसे कमाने के घमंड में आ गई थी और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। इधर जब हरबंश इस चीज को देखता है तो उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि मेरी पत्नी इस तरह से मुझसे माफी क्यों मांग रही है। उसके बाद उससे कहता है कि संतोष क्या हुआ, तुम इस तरह से मुझसे माफी क्यों मांग रही हो। तो संतोष कहने लगती है कि मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे मुस्कुराकर बात कर रहे हो, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और इसी के लिए मुझे माफ कर दो। हरबंश इस बारे में थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें दुखी किया है। अगर मैं उस दिन तुम्हारे पैसों को उस व्यक्ति को नहीं देता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और हम लोग अच्छी तरह से एक साथ रहते। ऐसा कहकर जो हरबंश होता है वह उल्टा संतोष से माफ़ी मांगने लगता है और तभी जो संतोष होती है उसे रोकती है और कहती है कि नहीं हरबंश, तुम्हें माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हरबंश भी माफ़ी मांगना बंद कर देता है और दोनों वहीं पर बातें करने लगते हैं। बातों के दौरान जो हरबंश है उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है, तो जो संतोष होती है उससे भी वही बात कहती है कि मेरी नौकरी हट गई है और मैं एक ऐसे ऐसे चक्कर में फंस गई हूं। तो उसके बाद जो हरबंश होता है वह उससे पूछता है क्या तुमने ऐसा किया था, तो वो कहती है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था। तो हरबंश कहने लगता है कि फिर क्या दिक्कत है, तुम परेशान क्यों हो रही हो, जो कुछ होना था वही तो होगा, तुम इसमें भला कौन सी से बदलने वाली हो। यह बात सुनकर संतोष को और भी ज्यादा आश्चर्य होता है क्योंकि उसके मायके वाले इस बात को सुनकर पूरी तरह से पलटी मार चुके थे, लेकिन उसके तलाकशुदा पति को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। इसके बाद वो उससे कहने लगती है कि हरबंश क्या हम तुम दोबारा एक साथ रह सकते हैं। तो हरबंश हंसते हुए बिना कोई शर्त रखे उससे कह देता है कि हाँ बिल्कुल हम एक साथ रह सकते हैं, कोई भी आपत्ति नहीं है, तुम चाहो तो दोबारा से मेरे साथ रह सकती हो। ऐसा कहकर हरबंश मुस्कुराता रहता है और संतोष इसके बाद हरबंश के साथ रहने का ही फैसला कर चुकी थी। संतोष फिलहाल तो वहां से चली जाती है, लेकिन मायके जाकर अपने पूरे सामान को पैक करती है और पैक करने के बाद उसके पास कुछ पैसे थे अकाउंट में, उन पैसों से एक गाड़ी बुक करती है और बुक करने के बाद सीधा अपने पति के यहाँ पर आ जाती है। वहां पर आने के बाद जब गांव वाले ये देखते हैं कि हरबंश की पत्नी वापस लौट चुकी है, वो भी 4 साल बाद, तो वो बड़े ही हैरान होते हैं। और इसके बाद जब पड़ोस की एक महिला उससे आने का कारण पूछती है तो वह पूरी कहानी उस महिला को बता देती है और कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी अपने पति को छोड़कर, लेकिन मैं अब अपने पति से दोबारा से शादी करूंगी और इसी के साथ अपने समय को बिताऊंगी। इसके बाद जो संतोष होती है वह दोबारा से हरबंश से शादी करती है और शादी करने के बाद हरबंश के घर में रहने लगती है। लगभग 2-3 महीने के बाद
जिस बात के ऊपर उसकी नौकरी हटी थी वह इल्जाम उसके ऊपर से हट जाता है और उसके बाद वह दोबारा से उस नौकरी में लग जाती है। अच्छा खासा रुपया वो कमाया करती है और इसके बाद जो हरबंश होता है वह भी चाय की दुकान चलाकर अपने ही पैसों से लोगों की भलाई किया करता है। यहाँ पर फिलहाल जो संतोष होती है वह खुद अपनी तरफ से उसे लोगों की भलाई करने के लिए कुछ पैसे दिया करती है और सोचती है कि इनकी अच्छाई की वजह से ही आज हमारा परिवार फिर से एक हो गया है और हम लोग अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं। फिलहाल हरबंश को 2 बच्चे हैं और हरबंश आज तक भी अपने उसी व्यवहार के साथ जिया करता है और वहीं पे अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रहा है। बच्चे होने के बाद हरबंश अक्सर घर ही रहा करता है और वो चाय की दुकान उसने बंद कर दी है। जिस व्यक्ति को उसने 4000 रुपये दिए थे वो भी एक बार वापस लौट के आता है और हरबंश को कुछ पैसे देने की कहता है, लेकिन हरबंश उससे पैसे लेने से मना कर देता है। तो वह व्यक्ति उससे कह देता है कि जीवन में कभी भी तुम्हें जरूरत हो तो मेरा नाम फलाना है और मैं फलानी जगह का रहने वाला हूं। कभी भी तुम्हें ऐसी आपत्ति आए कि तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना, क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।